नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था की 1000 जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा यह जो भारतीय राज्य व्यवस्था की 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है उस सीरीज का आज हम भाग 6 कवर करेंगे तथा भाग 6 आज हमारा आधारित होगा पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पे यानी सर्वोच्च न्यायालय पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। इसके साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत में उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन है यह कब किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा बी बिल्कुल सही है। 28 जनवरी 1950 को भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वह किस अनुच्छेद के तहत की गई है, इसे भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी स्थापना हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। तो ये आर्टिकल आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान का जो आर्टिकल है, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 124 है, इसी अनुच्छेद 124 के तहत ही जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले तो इसकी संख्या आपको याद रखनी है। पहले इससे पहले इसकी संख्या 31 यानी 30 प्लस 1 टोटल न्यायाधीश होते थे सुप्रीम कोर्ट में। इसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 30 थे अन्य न्यायाधीश, परंतु अभी इस संख्या को परिवर्तित कर दिया गया है। तो अब यह जो नई संख्या हो गई है मतलब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की, अब 31 से बढ़ के 34 हो गई है। तो इसे आप याद रखिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो वर्तमान संख्या है वह 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है, जिसमें से 33 प्लस 1 यानी एक मुख्य न्यायाधीश आपके हो जाएंगे और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो आप इसे याद रखिएगा। 31 से जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 34 कर दी गई है। इस 34 में से 33 होंगे अन्य न्यायाधीश और एक होंगे मुख्य न्यायाधीश। तो आप इसे याद रखिएगा। ये लेटेस्ट में परिवर्तन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजों में। तो आप इसे याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में प्रश्न 100% पूछा जा सकता है, क्योंकि यह लेटेस्ट का जो है परिवर्तन हुआ है। तो आप इसे याद रखिएगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है वह 34 हो गई है, जिसमें से एक आपके मुख्य न्यायाधीश होंगे और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। इस संख्या से पहले सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या होती थी 31, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 30 अन्य न्यायाधीश होते थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगर हम मूल संविधान की बात करें, यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में जो है कितने जजों की संख्या थी, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या रखी गई थी 8, जिसमें 7 प्लस 1 का रेशियो था। इसमें से 7 अन्य न्यायाधीश होते थे और एक मुख्य न्यायाधीश होते थे। तो इसे भी आपको याद रखना है। वहीं अगर हम वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करें, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वर्तमान में कौन है? तो शरद अरविंद बोबडे, इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SA बोबडे। इनका पूरा नाम हो जाएगा शरद अरविंद बोबडे। जो हैं ये वर्तमान में क्या हैं? तो प्रेजेंट टाइम में हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। तथा ये कौन से नंबर के हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये 47वें नंबर के हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी किसके द्वारा? तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है यह की गई थी भारतीय संविधान के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान के द्वारा हमारे देश में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है,
भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, हाल ही में जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है उसको 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। अब इस न्यायाधीशों की संख्या में जो परिवर्तन है उसको बदलने का अधिकार किसके पास है? तो जो है संसद के पास है, यानी ऑप्शन जो बी है हमारा बिल्कुल सही है। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सके। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। तो हाल ही में जो संसद उसने जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया है, तथा इस 34 में से आपको 33 प्लस 1 का रेशियो मिलेगा। इसमें से एक आपके मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे और 33 अन्य न्यायाधीश। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वे अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को, यानी ऑप्शन जो इसका है हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो किस प्रकार से हटाए जा सकते हैं? तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, महाभियोग का प्रस्ताव संसद में अगर पारित हो जाता है तो जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु है 65 वर्ष, यानी ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वह 65 वर्ष का होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है। वही अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में रिटायरमेंट की आयु कितनी रखी गई है? तो 62 ईयर्स, यानी आप याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष और हाई कोर्ट में 62 वर्ष, दोनों आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन निर्धारण है यह किया जाता है संसद के द्वारा, यानी ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है। संसद के द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? यह सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रिटायरमेंट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वह भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी रिटायरमेंट होने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वह भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ वही अगर हम उच्च न्यायालय की बात हो तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको वकालत करने का अधिकार दिया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो वही अगर हम हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बात करें तो जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, वो रिटायरमेंट लेने के बाद जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं रिटायरमेंट लेने के बाद वे उच्चतम न्यायालय में और जितने भी अन्य हाई कोर्ट होते हैं उसमें वकालत कर सकते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बात हो तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश अगर रिटायरमेंट ले लेते हैं तो रिटायरमेंट लेने के बाद उनको यह मौका दिया जाता है कि वह देश के उच्चतम न्यायालय में या देश के अन्य जो हाई कोर्ट हैं वे उसमें वकालत कर सकते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। एक चीज़ और आप नोट कर लीजिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते जिसमें वे न्यायाधीश हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उस न्यायालय को छोड़ के जिसमें वो न्यायाधीश थे उस न्यायालय को छोड़ के देश के अन्य न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। हाई कोर्ट के जजों के पास यह अधिकार है, परंतु जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको देश के किसी भी न्यायालय में वकालत करने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो हमारा जो प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
किसी भी न्यायालय में नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो किसी भी न्यायालय में, हमारे देश के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। परंतु हाई कोर्ट के जजों की अगर बात हो तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट मतलब हमारे देश के उच्चतम न्यायालय में और देश के अन्य न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। अगला हमारा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन जो इसका सी है हमारा बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक जो है न्यायाधीश की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो आप इसे याद देखिए, कार्यवाहक मतलब क्या हो यहाँ पे, मान लीजिए जब भारत के सीजेआई का पद रिक्त है, मान लीजिए अगर हमारे भारत के सीजेआई का पद अगर रिक्त है तो उस पद को जब तक भरा नहीं जाता तो उस पद पे किसी अन्य व्यक्ति को काम करने का मौका दिया जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, जब तक कि नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हो जाए तो उस व्यक्ति को हम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है कब तक होता है, जब तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुना न जा सके। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो वह राष्ट्रपति करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा द्वारा अनुमोदित होने पर, या लोकसभा की सलाह पर, या प्रधानमंत्री की सलाह पर, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ, यानी ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने के बाद। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तदर्थ मतलब यहाँ पे मतलब हो गया आपका एड हॉक से, किससे, तो एड हॉक जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो एड हॉक न्यायालयों की जो नियुक्ति है वह सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है, उच्च न्यायालय में की जाती है तथा जनपद और सत्र न्यायालयों में की जाती है। तो आप इसे याद देखिएगा, जो है एड हॉक, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एड हॉक न्यायाधीश होते क्या है। मान लीजिए कोई हमारे देश का न्यायालय है, उसमें एक निश्चित संख्या तय की गई होती है न्यायाधीशों की। आप इसे याद देखिएगा, हमारे देश में जितने भी न्यायालय हैं उन न्यायालय में जो है न्यायालयों में एक निश्चित संख्या तय की होती है न्यायाधीशों की, परंतु अगर उस निश्चित संख्या से कम अगर न्यायाधीश होते हैं उस न्यायालय में, तो उस संख्या को भरने के लिए कुछ समय के लिए, यानी कुछ समय के लिए एड हॉक पे यानी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उस संख्या को कुछ समय तक भरने के लिए, ताकि जो न्यायालय का कामकाज है वो सुचारू रूप से चल सके। तो ये जो एड हॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है वह सर्वोच्च न्यायालय में लागू होता है, उच्च न्यायालय में लागू होता है और जनपद और सत्र न्यायालय सभी में एड हॉक जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो नियम है वह लागू होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक बनी दूसरे सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी, यानी सबसे बड़ी बेंच आपसे पूछी जा रही है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सबसे बड़ी खंडपीठ यानी बेंच बनाई गई थी दूसरी, यहाँ पे दूसरी बेंच की बात हो रही है, सबसे बड़ी दूसरी बेंच। तो अब तक की सबसे बड़ी जो दूसरी बेंच है वह बनाई गई थी जो है किसमें, तो गोलकनाथ, किसमें, तो गोलकनाथ जो मामला आया था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो मामला आया था, यानी ऑप्शन जो इसका है बी बिल्कुल सही है। गोलकनाथ बनाम पंजाब केस जो आया था आपका, कब आया था, तो यह जो गोलकनाथ बनाम पंजाब केस आया था यह 1967 में आया था तथा इसमें टोटल जो बेंच बनाई गई थी जजों की 11 जजों की बेंच बनाई गई थी, इसे आप याद रखिएगा। तो यह अब तक की हमारे देश में बनी सुप्रीम कोर्ट की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ है यानी बेंच है। तो पहली कौन सी हुई, तो हमारे देश की अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ यानी जो बेंच है वो बनाई गई थी केशवानंद भारती बनाम केरल वाद में। आप इसे याद रखिएगा, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का विवाद था, केस था,
उसमें अब तक की हमारे देश की सबसे बड़ी बेंच बनाई गई थी। इसमें टोटल 13 जजों की बेंच बनाई गई थी। तो आप इसे याद देखिएगा, जिसमें से 7-6 के मामले में जो है रिजल्ट आया था। तो इसे भी आप याद देखिएगा। अब तक की हमारे देश में जो सबसे बड़ी खंडपीठ है, सबसे बड़ी बेंच है, वो बनाई गई थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में, जो कि 1973 में आया था। इसमें टोटल 13 जजों की बेंच बनाई गई थी तथा इन 13 जजों में 7-6 से जो है रिजल्ट दिया गया था। 7-6 मतलब 7 फेवर में थे और 6 फेवर में नहीं थे। तो आप इसे याद देखिएगा, 13 जजों की बेंच बनाई गई थी तथा इसी बेंच ने, इसी जो 13 जजों की बेंच थी, इसी बेंच ने संविधान के मतलब हमारा जो संविधान था उसके सैद्धांतिक जो ढांचा है उसको प्रस्तुत किया था। यानी सैद्धांतिक ढांचा का मतलब क्या हुआ, यानी जो हमारे संविधान की मूल संरचना है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है संसद के द्वारा। तो संविधान के मूल संरचना का जो सिद्धांत था वह केशवानंद भारती केस से ही आया था। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा जो केशवानंद भारती केस था, यह इसमें 13 जजों की बेंच बनाई गई थी तथा यह अब तक की सबसे बड़ी बेंच है। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं दूसरी बेंच कौन सी, तो गोरखनाथ केस था। इसमें अब तक हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी बेंच बनाई गई थी। इसमें 11 जजों की बेंच बनाई गई थी। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अब तक की हमारी देश की सबसे बड़ी खंडपीठ है, सबसे बड़ी हमारी बेंच वो बनाई गई थी केशवानंद भारती केस जो आया था 1973 में, उसमें बनाई गई थी। इसमें टोटल 13 जजों की बेंच बनाई गई थी तथा इसी बेंच के द्वारा जो है संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केशवानंद भारती। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 134 ए को मिला के अनुच्छेद 132 को पढ़ने पर जो है यह सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित जो विवाद है वह सामने आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर 132 अनुच्छेद पढ़ने पर यह सामने आता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अब अपीली क्षेत्राधिकार क्या है, तो अपीली क्षेत्राधिकार में कौन कौन से विषय आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित कौन कौन से विषय आते हैं, तो संवैधानिक विषयों से संबंधित जो अपीलें होती हैं, मान लीजिए संवैधानिक विषयों से संबंधित जो अपील की जाती है वह सुप्रीम कोर्ट में की जाती है आर्टिकल 132 के तहत। उसके बाद आपकी सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें, आप याद देखिएगा, सिविल विषयों से जुड़ी जो अपीलें होती हैं वह आर्टिकल 133 के तहत की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में। और आपराधिक मामलों से जुड़ी जो अपीलें होती हैं, इसे भी आप याद देखिएगा, आपराधिक मामलों से जुड़ी जो अपीलें होती हैं वह आर्टिकल 134 के तहत की जाती है। कहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट में। और इसके बाद विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में की जाती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ये 4 प्रकार की अपीलें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में की जाती हैं। पहली मैंने आपको बताया था, संवैधानिक विषयों से संबंधित अपीलें आर्टिकल 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट में की जाती हैं। सिविल विषयों से संबंधित अपीलें जो हैं आर्टिकल 133 के तहत की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद आपराधिक विषयों से संबंधित अपीलें जो हैं आर्टिकल 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट में की जाती हैं। और लास्ट मैंने आपको बताया, विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं किसके अंतर्गत, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या परामर्शदाता क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो किस सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है संविधान की व्याख्या को प्रस्तुत किया जाता है। तो मान लीजिए संविधान की व्याख्या की जहाँ पे बात होती है, जहाँ पे संविधान की व्याख्या करने की बात होती है, तो उसमें जो है अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो यह वाद होता है वह संविधान सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है
संविधान की व्याख्या से संबंधित जो विवाद होता है वह सुप्रीम कोर्ट के पास लाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें होती हैं, संवैधानिक विषयों के अंतर्गत ही संविधान की व्याख्या का भी प्रावधान होता है तथा आर्टिकल 132 का प्रयोग करके संविधान की व्याख्या से संबंधित जो विवाद होता है वह सर्वोच्च न्यायालय में लाया जाता है अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगला हमारा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दायर की जाती है। तो भारतीय संविधान में जो हमारे मतलब सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जाती है? तो किस अनुच्छेद के तहत जो याचिका है वो दाखिल की जाती है? तो आर्टिकल 142। आप इसे याद रखिएगा। जो याचिका है उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका क्या में बात हो रही है, जो सुधारात्मक याचिका होती है वह आर्टिकल 142 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को उसके द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश का जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार देता है? यानी वह कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू यानी उसके आदेश को पुनर्विलोकन करने की शक्ति देता है? तो आर्टिकल 137 यानी जो अनुच्छेद 137 होता है वह सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है कि वह अपने निर्णय और आदेश का पुनर्विलोकन करे यानी जुडिशियल रिव्यू करे। तो आप इसे याद रखिएगा, आर्टिकल 137। अगला हमारा प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू प्रचलित है किस देश में? तो जो न्यायिक पुनरावलोकन है यह प्रचलित है भारत और यूएसए दोनों में, यानी ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है। जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है यह प्रचलित है भारत और यूएसए दोनों में तथा भारत में आर्टिकल 137 के तहत जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद जो 122 है, आर्टिकल जो हमारा 122 है, यह संविधान की कार्यवाहियों की जांच को प्रतिबंधित करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो न्यायालय है हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वह जो है संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकता है। यह जो अधिकार है यह दिया गया आर्टिकल 122 के तहत। आप इसे याद रखिएगा, आर्टिकल 122 कहता है कि जो हमारे देश के न्यायालय हैं वह संसद में की गई कार्यवाहियों की जांच नहीं करेंगे। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आर्टिकल 122 जो है वह न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित करते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार दिया गया है वह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, यानी सर्वोच्च न्यायालय को। यानी ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है अंतिम शक्ति संविधान की व्याख्या करने की। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारत के संविधान का अभिरक्षक कह लीजिए, कस्टोडियन कह लीजिए, या भारत के संविधान का संरक्षक कह लीजिए, यह होता है भारत का उच्चतम न्यायालय। यानी ऑप्शन जो इसका डी हो जाएगा बिल्कुल सही, सर्वोच्च न्यायालय यानी हमारे भारत का जो उच्चतम न्यायालय होता है यह हमारे देश का भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है, या इसको भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कि कस्टोडियन भी कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार किसे है? तो कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। यानी ऑप्शन जो इसका डी, ऑप्शन जो हमारा बी है बिल्कुल सही है। हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वह आर्टिकल 143 के तहत जो है कानूनी विषयों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, यानी परामर्श ले सकते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, आर्टिकल 143 के तहत हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, हमारे जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, वे सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मामलों पर परामर्श ले सकते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है?
तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है यह किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो संसद द्वारा विधि बनाकर, यानी संसद के द्वारा कानून बनाकर जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वह बढ़ाया जा सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा, संसद के द्वारा विधि बनाकर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो हमारा होता है वो किस अनुच्छेद का प्रयोग करके वह भारतीय संविधान मतलब भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है हमारा वो आर्टिकल 32 यानी आर्टिकल 32 का प्रयोग करके भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो आप इसे याद देखिएगा। वहीं हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो हमारा जो हाई कोर्ट होता है वह आर्टिकल 126 हाई कोर्ट का क्या है? तो हाई कोर्ट का हो जाएगा यहाँ पे, हाई कोर्ट जो है 226 आर्टिकल के तहत जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का प्रयोग करके भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार मतलब भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो दोनों आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर किसी भी भारत के नागरिक के मौलिक अधिकारों का हरण होता है, मौलिक अधिकारों को कमी की जाती है राज्य के द्वारा, तो वह जो भारतीय नागरिक है वह आर्टिकल 32 यानी आर्टिकल 32 का प्रयोग करके वह सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, तथा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का प्रयोग करके भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। वही हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 का प्रयोग करके जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 वर्ष, यानी ऑप्शन जो इसका है हमारा बी बिल्कुल सही है, 10 वर्ष। या क्या कह रहा है प्रश्न में? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम किसी भी देश के उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक एडवोकेट होना चाहिए। तो आप इसे याद देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 10 वर्ष। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं उच्च न्यायालय में उसे कम से कम, एक चीज आप याद रखिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनना है तो उसे 3 शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। 3 शर्तें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद दूसरी शर्त कौन सी है कि वह उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। दूसरी शर्त क्या है? 5 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या कह रही है? देश के किसी भी उच्च न्यायालय में उसे 10 वर्ष तक एडवोकेट यानी क्या रहना चाहिए? वकील रहना चाहिए। और उसके बाद वह राष्ट्रपति की राय में एक परंपरागत विधिवेत्ता होना चाहिए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट शर्तें हैं जो व्यक्ति फॉलो करता है वह सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। पहली शर्त क्या थी? मैंने आपको बताई थी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त थी वह देश के किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक वह जज रहा हो या न्यायाधीश रहा हो। उसके बाद तीसरी शर्त मैंने आपको बताई 10 वर्ष तक किसी भी देश के हाई कोर्ट में वह वकील रहा हो या एडवोकेट रहा हो। और चौथी शर्त क्या होनी चाहिए कि राष्ट्रपति की नज़र में वह एक परंपरागत विधिवेत्ता रहा हो। तो ये 4 इंपॉर्टेंट शर्त जो व्यक्ति पूरा करता है वह सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो इसमें से कौन सा मामला है जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन। तो आप इसे याद रखिएगा, मूल अधिकारों को लागू करवाने के जो मामले होते हैं वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास जाते हैं। हाई कोर्ट 226 का उपयोग करके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 का उपयोग करके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला हमारा प्रश्न है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्य स्थान पर भेजने का अधिकार किसके पास है? तो हमारे देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को या चल रहे केस को किसी अन्य न्यायालय में भेजने का अधिकार यह दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के पास। यानी ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वह
किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को देश के अन्य न्यायालय में भेज सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स माना जाता है? तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को, यानी ऑप्शन जो इसका सी है हमारा बिल्कुल सही है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय माना जाता है उच्च न्यायालय को या उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों को। तो आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है? यानी पूर्व में जो हमारे हाई कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट है, उनके द्वारा जो निर्णय, उनके द्वारा जो केस का डिसीजन लिया जाता है, उन केसों का जो अभिलेख है उसको सुरक्षित रखा जाता है तथा इन्हीं भूतपूर्व केसों के निर्णय के आधार पर ही जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने भविष्य के केसों का भी फैसला करते हैं। तो इन्हीं अपने पूर्व के केसों के जो निर्णय उनको संभाल कर रखने को ही हम अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो यह जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है वह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के पास होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा है, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो जनहित याचिका की जो शुरुआत है यह की गई थी किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर माना जाएगा न्यायिक पहल के द्वारा, यानी ऑप्शन जो इसका सी है हमारा बिल्कुल सही है। न्यायिक पहल के द्वारा जो है जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीएन भगवती इनको जो है जनहित याचिका का जनक माना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, PIL क्या होता है? इसका पूरा नाम आपको बताना है। तो PIL का मतलब हो जाएगा आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो आप इसे याद रखिएगा। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है? तो जो जनहित याचिका होती है वह कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है? तो जनहित याचिका उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों में प्रस्तुत की जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो जनहित याचिका होती है वह उच्च न्यायालयों में और सुप्रीम कोर्ट दोनों में दायर की जा सकती है। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे आप याद रखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, लोकहितवाद यानी मुकदमा। यहाँ पे जनहित याचिका की बात होती है। जनहित याचिका को हम लोकहितवाद भी कहते हैं। तो इसकी संकल्पना का उद्गम देश यानी जनहित याचिका किस देश के द्वारा दी गई है? तो जनहित याचिका की जो शुरुआत है यह भारत में की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? USA, यानी यहाँ पे लोकहितवाद मुकदमे यानी जनहित याचिका की संकल्पना का जो उद्गम देश है यह माना था USA को। तथा भारत की अगर हम बात हो तो भारत में जो हमारे चीफ जस्टिस थे PN भगवती जो थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ये भारत में जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं। वहीं अगर हम जनहित याचिका की पहली शुरुआत की जो बात है वो अगर हम बात करें तो वह मानी जाएगी USA में। तो आप इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड उसको हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।